जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की खास रणनीति। वांगचुक हटाने से पहले हुई दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग, यानी कि सोनम वांगचुक को हटाने से पहले एक बैठक हुई। दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के बाद ये बैठक हुई है और सुबह सुबह कार्रवाई का प्लान बनाया गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब पुलिस की टीम सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर जा रही थी, उससे पहले एक हाई लेवल बैठक हुई थी। और सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। वांगचुक पर सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है। सुबह लगभग 7:40 पर इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया। यह पहला मेडिकल बुलेटिन है। लंबे समय तक वो उपवास पर थे, इससे उनके शरीर में कमजोरी आई है। डिहाइड्रेशन से वांगचुक की सेहत बिगड़ी है। फिलहाल वांगचुक की हालत स्थिर बताई जा रही है। शरीर के पैरामीटर्स को सामान्य करने के लिए लगातार डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं और उन्हें आगे भी इलाज की जरूरत है। और 20 दिन से लगातार सोनम वांगचुक अनशन पर थे और आज सुबह सुबह उन्हें जंतर मंतर से हटाया गया है। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस की खास रणनीति थी और इसी खबर पर बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं जंतर मंतर का, जहां पर हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा मौजूद है। एक एक गतिविधि पर जितेंद्र ने नजर बनाई हुई है। जितेंद्र, 24 घंटे के अंदर एक्शन नजर आया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदला गया और आज सुबह सुबह रणनीति में बदलाव, एक हाई लेवल मीटिंग और उनको जंतर मंतर से हटाकर सीधे अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या थी वो हाई लेवल मीटिंग, कौन कौन शामिल था, क्या रणनीति और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि किस तरीके से सोनम वांगचुक की लगातार जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है, उनको अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में भीड़ से सोनम वांगचुक को निकालना, उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना एक बड़ा टास्क और एक बड़ी चुनौती थी दिल्ली पुलिस के सामने। तो लिहाजा जो नए पुलिस कमिश्नर है अनुराग कुमार, बाकायदा उन्होंने कल जैसे ही पदभार संभाला कमिश्नर का दिल्ली के, उसके तुरंत बाद एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के अंदर न सिर्फ SHO लेवल के बल्कि स्पेशल CP लेवल तक के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और उसके बाद ये रणनीति तैयार की गई किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके बीच से आराम से सोनम वांगचुक को बिना किसी विरोध के वहां से निकालकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया जाए ताकि उनका सही सुनिश्चित इलाज उनको मिल पाए। और आज सुबह ठीक इसी स्टेज के पास सबसे पहले सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी स्टेज के ऊपर पहुंचते हैं। सोनम वांगचुक को वहां से तुरंत उठाया जाता है और इसी दौरान कुछ जो रिजर्व फोर्स थी उससे जुड़े जितने भी कर्मी थे वो सभी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो सभी थी कि जो सामने आप भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ के आसपास बड़ी संख्या में मौजूद थे। जो आला अधिकारी थे वो एम्बुलेंस के पास मौजूद थे और पूरी कार्रवाई पर नजर रखे हुए थे। और इसी बीच जो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी थे वो यहाँ से सोनम वांगचुक को लेकर सीधा एम्बुलेंस तक पहुंचे। एम्बुलेंस से सीधा उन्हें सफदरजंग पहुंचाया गया। खास बात यह रही कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी भी तरीके की कोई भी धक्का मुक्की, हल्की फुल्की हालांकि देखी गई, लेकिन उस तरीके का जितेंद्र, विजुअल्स में हमें एक खास रणनीति जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, सफेद चादर नजर आ रही है। जब यह ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो पूरे मंच को कवर किया गया था, उनको सीढ़ियों से जब ऊपर उतारा जा रहा था तो भी सफेद चादर से ढका गया था। इसके पीछे क्या मोटिव, क्या इंटेंशन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये वो मंच है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं विपिन, और इसी मंच के ऊपर पहले सफेद चादर यहाँ पर पूरी लपेटी गई ताकि सोनम वांगचुक को आराम से वहां से उठाया जा सके, उनको ले जाया जा सके दिल्ली पुलिस के तमाम जो सादी वर्दी में पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा। और हालांकि जो पुलिस सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि स्टेज के ऊपर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने हल्का फुल्का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बेहद संयम बरतते हुए तमाम जो पुलिसकर्मी है वो सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर सीधा एम्बुलेंस तक पहुंचे हैं। उस वक्त 4 लोग थे जो कि वहां पर स्टेज के ऊपर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। 3 लोग अभी भी मौजूद हैं, जबकि सोनम वांगचुक अभी फिलहाल सफदरजंग में भर्ती हैं जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी वृंदा करात यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके अलावा सोनम वांगचुक की एक फोटो भी स्टेज पर लगा दी गई है। बाकी 3 जो अन्य आमरण अनशन पर जो बैठे हुए प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, वो स्टेज की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे। जितेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी अस्पताल
अस्पताल में मौजूद हैं। ये खबर मिल रही है, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है सोनम वांगचुक को और गीतांजलि उनकी पत्नी अस्पताल में मौजूद है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है कि मेरी सहमति के बिना कोई दवा ना दी जाए। 20 दिन से इलाज कर रहे डॉक्टर की सहमति से ही दवा दें, ये कहा गया है। अब अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया है? अस्पताल की तरफ से ये कहा गया है कि ज्यादा कमजोरी है, डिहाइड्रेशन की भी परेशानी है, वजन भी उनका गिरा है, इसलिए उनको इलाज की जरूरत है और उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट। और वांगचुक को लेकर सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारू बॉम्बा ने क्या कुछ कहा है, वो सुनाते हैं आपको। श्री सोनम वांगचुक हमारे हॉस्पिटल में लगभग 7:40 सुबह के समय में आए थे। वो लंबी फास्टिंग की वजह से वे थोड़ा कमज़ोर हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, बाकी उनके वाइटल पैरामीटर सारे स्टेबल हैं। उनको लगातार जांच कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे वो फुली अलर्ट है और स्टेबल है। मैम, डॉक्टर्स की टीम उनको देख रही है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं? मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं? बिल्कुल, हमारे 2 डिपार्टमेंट, पहले जब वो आए थे तो इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने उनको देखा था, अब वो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एडमिट हो गए। मैम, पैरामीटर्स वगैरह स्टेबल है? इज ही कॉन्शियस? ही इज फुल्ली कॉन्शियस, सारे पैरामीटर स्टेबल है। कितने लंबे समय तक उनको अभी रखा जाएगा? अभी हम थोड़े समय तक रखेंगे क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो थोड़े डिहाइड्रेशन के साइंस है उनके ब्लड रिपोर्ट में, उनको वो करेक्ट करेंगे, फिर उसका दोबारा हम रिव्यू करेंगे। मैम, उनकी वाइफ का भी ट्वीट आया था कि उनको ढंग से देखा नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। जब से वो आए हैं लगातार वो हमारे निगरानी में हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी नर्सिंग टीम लगी हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया ये आपको सुना रहे थे और शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अस्पताल के बाहर ही उनकी मौजूदगी है। शालिनी, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी बयान दिया जा चुका है और बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इलाज दिया जा रहा है, डिहाइड्रेशन की परेशानी बताई जा रही है और उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अस्पताल के बाहर क्या स्थिति है? क्या अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी जो सफदरजंग हॉस्पिटल के जो एमएस हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया को बताया कि उनकी स्थिति क्या है, सोनम वांगचुक की अभी तबीयत कैसी है और यहाँ पर चूँकि जहाँ पर वो एडमिट हैं वहाँ पर भी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर अभी एमएस ने बोला क्योंकि लंबे समय से चूँकि वो अनशन पर थे जिसकी वजह से उनका जो वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, उनका डिहाइड्रेशन उनको बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए डिहाइड्रेशन जो है उसके लिए उनको जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। अभी उनकी तबीयत स्थिर है, 7:40 के आसपास उनको यहाँ पर एडमिट किया गया और चूंकि वो अभी इमरजेंसी में एडमिट हैं, इमरजेंसी के बाहर जो है वो मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं। सभी को पासेस के थ्रू ही अंदर जाने दिया जा रहा है, बिना पास के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो हर तरफ इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी तैनात है और मैं इस वक्त आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ यहाँ पर डायरेक्टर ऑफिस के बाहर भी देखिए किस तरह की अफरा तफरी है, क्योंकि यहाँ पर भी पूरी जो है वो जानकारी लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन्होंने मीडिया को भी स्टेटमेंट दिया कि क्या अभी स्थिति है। और अभी जो हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सुबह के वक्त जो है वो उनकी पत्नी भी यहाँ हॉस्पिटल में आई थी और उनको फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया है। और अभी फिलहाल लोगों को जमावड़ा कैसा है वहां पर? क्या उनके सपोर्टर्स जितनी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर थे, क्या समर्थकों का वहां आना जारी है? उनसे किन किन को मिलने की इजाजत है? गीतांजलि कहां पर है? इन तमाम सवालों के जवाब क्या है वहां पर? बिल्कुल, गीतांजलि जो है उनकी पत्नी वो भी हॉस्पिटल में ही हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। सारी जो प्रदर्शनकारी जो थे, जो भूख हड़ताल पर उनके साथ लोग बैठे हुए थे, वो सभी लोग अभी जंतर मंतर पर भी हैं, वहीं पर बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। हॉस्पिटल में सिर्फ सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी ही यहाँ पर हैं और कोई भी अंदर नहीं है। और आपको बता दें, तमाम लोग जब अनशन करते हैं तो उसमें जो है पानी के साथ जो है वो शहद लेते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं ले रहे थे। इसकी वजह से इनका ब्लड शुगर भी लेवल नीचे जा रहा था और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ पानी के जो है ना पर ही 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए थे, आज 21वां दिन है। तो ये इनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जो यहाँ पर एमएस ने बताया, फिलहाल उनको अभी डिहाइड्रेशन उनका खत्म करने के लिए ही उनको जो है वो फिलहाल जो है वो दवाइयाँ दी जा रही हैं। बिल्कुल शालिनी, हम सुन रहे थे डॉक्टर की तरफ से भी बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइट्स पर काम किया जा रहा है क्योंकि डिहाइड्रेशन की काफी परेशानी है। सोनम वांगचुक
पर दिल्ली पुलिस ने भी बयान दिया। क्या कहा वो आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल ले गए। वांगचुक की सेहत बिगड़ती जा रही थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया। एक पोस्ट भी किया गया, जंतर मंतर जल्द खाली करें प्रदर्शनकारी। तो एक तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, और दूसरी ओर ये बात पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है कि इस पूरे एरिया को खाली कर, जंतर मंतर को जल्द प्रदर्शनकारी खाली कर दें। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा गया ये आप सुन रहे थे। जितेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जितेंद्र, अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि दीपके का बयान भी सामने आया था, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब वो अनशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और 20 को जो मार्च होने वाला था 20 जुलाई को, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो आगे की रणनीति अब क्या होने वाली है, क्योंकि सोनम वांगचुक की हालत को देखकर तो यही लग रहा है कि वो जल्द ही वापस नहीं लौटने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसके तुरंत बाद ही इसी स्टेज के ऊपर जो दीपके थे वो तुरंत पहुंचे, माइक अपने हाथ में लिया और उन्होंने घोषणा की कि अब वो खुद अनशन पर बैठेंगे। और अब इस वक्त जो दीपके हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा 3 अन्य लोग आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके साथ अनशन पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की कोई भी फोर्स इस वक्त कहें तो जंतर मंतर, जहां पर ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके आसपास यहाँ पर कोई भी तैनाती नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, वो भी यहाँ से बाहर की तरफ। तो दिल्ली पुलिस का जो मेन मोटिव था वो ये था कि किसी तरीके से सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत को देखते हुए उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। और यही वजह थी कि आज सुबह दिल्ली पुलिस को इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा और उन्हें यहाँ से सोनम वांगचुक को ले जाकर सीधा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन साथ ही जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं प्रगति, उनका कहना है कि ये जो स्टेज है या फिर जो 20 तारीख का इन्होंने आह्वान किया हुआ है पार्लियामेंट मार्च का, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस अपनी एक अलग से रणनीति तैयार कर रही है, ताकि जो सत्र शुरू होगा संसद का, उस दौरान किसी भी तरीके का कोई भी क्योस पैदा ना हो सके, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। तो उसको लेकर कोशिश यही होगी दिल्ली पुलिस की कि जो ये धरना प्रदर्शन जहां पर चल रहा है जंतर मंतर पर, इन तमाम प्रदर्शनकारियों को यहीं तक कन्फाइन करके रखा जाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, और हालांकि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से यह अपील कर रही है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं उसको खत्म करें, लेकिन सोनम वांगचुक के वहां से हटने के बाद वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और अलग अलग पार्टीज के नेता भी, जिसमें वृंदा करात और योगेंद्र यादव है, वो मंच पर पहुंच रहे हैं और आगे इस अनशन को दीपके कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, सोनम वांगचुक पर शरद पवार बोले हैं, हमारी पार्टी वांगचुक के साथ खड़ी है, आगे भी चलता रहेगा ये आंदोलन, वांगचुक पर कार्रवाई लोकतंत्र पर प्रहार है। या सगळं शैक्षणिक स्तरामध्ये माणसांच्याकडे जी जबाबदारी होती, ती जबाबदारी त्यांनी काळजीपूर्वक हाताळली नाही आणि त्याचा परिणाम हजारो मुलांना त्यांच्या भवितव्यावर अडचणी आहे। ती मागणी केली, पण केंद्र सरकार त्याच्याकडे बघ्याची भूमिका घेत होतं। शेवटी त्याची मागणी एवढाच प्रश्न नव्हता। लोकशाही मोडण्याचा प्रयत्न हे भाजप सरकार करते असं वाटत नाही। सरळच आहे ना, असं की मागणी जास्त होती। तो अब अलग अलग पार्टीज भी सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को उनका समर्थन करती नजर आ रही है। एक बार सीधा धर्मेंद्र प्रधान के घर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रजनीश रंजन मौजूद हैं। रजनीश, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, क्या कोई मीटिंग, क्या कोई स्ट्रैटेजी, क्या कोई प्लानिंग धर्मेंद्र प्रधान के घर पर आपको नजर आ रही है? और जिस तरह से ये लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको कहीं से भी सरकार दबाव में नजर आ रही है? देखिए, जैसे ही सोनम वांगचुक को सुबह जंतर मंतर से हटाया गया, तुरंत दिल्ली पुलिस ने धर्मेंद्र प्रधान के घर और उनके आसपास का जो पूरा एरिया है
उसको एक तरह से सैनिटाइज कर दिया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस को इस बात की आशंका है, अंदेशा है कि सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने के बाद जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी कहीं यहाँ पर ना आ जाएं, क्योंकि जब नीट परीक्षा का लीक का पूरा मामला अपने चरम पर था, उस वक्त भी 2 बार यहाँ पर छात्र पहुंचे थे, प्रदर्शन करने की कोशिश की थी और उनको वहाँ से हटा दिया गया था। और यही वजह है कि पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और यहाँ पर जो तैयारी है उसको देखकर लगता है कि पुलिस यहाँ पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। आप देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो गाड़ियां हैं, जो वैन हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उसमें जवान बैठे हुए हैं। बाहर भी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल रजेश, संभावना यह है कि शायद प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर से निकलकर धर्मेंद्र प्रधान के घर पर आ सकते हैं और इसीलिए वहां पर न सिर्फ पुलिस कर्मियों की मौजूदगी बल्कि बैरिकेड्स भी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शालिनी, जितेंद्र, रजेश, आप सभी का नजर बनाकर रखिए और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। बिल्कुल, और इसी खबर से जुड़ी एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सोनम वांगचुक को अनशन से हटाने पर संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार को घेरा तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वांगचुक मामले पर हुई कार्रवाई को निरंकुशता बताया है। किस तरीके से सियासत हो रही और बयान दिया गया है, आपको सुनाते हैं। सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गई पुलिस और क्या कर सकती है? पुलिस तो सरकार की गुलाम है। सोनम वांगचुक 20 दिन से ज़्यादा अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्ज़ाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे? एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है। और अब सोनम वांगचुक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। जंतर मंतर पर लोकतंत्र को कुचला गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने। सरकार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं है। सरकार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं है और यह कार्रवाई नहीं बल्कि तानाशाही है। डिंपल यादव का सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर जो पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हैं। आपने शिवसेना यूपीटी को सुना, इसके अलावा कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, और उसके बाद अब डिंपल यादव भी इस कार्रवाई को तानाशाही करार दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनका एक और पोस्ट सामने आया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने एक और पोस्ट किया और बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं, ये इस पोस्ट में लिखा गया। आपको याद होगा कुछ तस्वीरें सामने आई आज सुबह 7 बजे की, जब सफेद चादर में ढककर सोनम वांगचुक को पुलिस की टीम सिक्योरिटी के साथ लेकर गई। इसी को लेकर बयान, बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। शांतिपूर्ण आवाज को दबाया जाता है तो संविधान, लोकतंत्र आहत होते हैं। वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। और आपको सीधे लिए चलते हैं, इस पर तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कहा गया है, सुनिए। देखिए जो आज सुबह हुआ है, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अमित शाह जी के आदेश पर ये सब करवाया, पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया, एक ही कारण है कि किसी भी तरह ये तानाशाही सरकार जवाब दे कि सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा दिया। अभी डिप्टी जी बैठे हैं और बहुत लोग बैठेंगे।
भूख हड़ताल पर। ये सरकार की तानाशाही रुख को बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जवाबदेही का सिद्धांत है, उसको लागू करना पड़ेगा और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाना पड़ेगा। अब जैसे ऑर्गेनाइजर्स चाहेंगे वैसे होगा। बढ़ते आगे और बात एक बड़ी और अहम खबर की करते हैं। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक पोस्ट भी किया था और जानकारी दी थी। मिशन आगमन श्रीहरिकोटा से लॉन्च, भारत में बने पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट की पहली उड़ान। तो कई तकनीकी उपकरणों को 450 किलोमीटर दूर कक्षा में भेजा जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस का विकसित किया गया विक्रम-1 भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल रॉकेट है। इससे भारत को आने वाले समय में फायदा होगा। इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों यानी कि स्मॉल सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है। इस पर काम किया जा रहा था और इसको लेकर जानकारी भी साझा की गई थी। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अब निजी कंपनियां भी ये क्षमता विकसित कर रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जुड़ गए हैं। पीयूष, ये कितनी बड़ी उपलब्धि और आज इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, बाकायदा प्रधानमंत्री का संदेश भी भेजने की बात कही जा रही है। विपिन, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा इसरो और इन स्पेस के सहयोग से ये पहला संचालित जो निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 है, इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जा रहा है। और अहम बात यह है कि देखिए, अभी तक इसरो सिर्फ ये काम करता था, अब जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो भी आगे आई हैं। और ऐसी स्थिति में, जबकि आप जानते हैं कि अमेरिका में भी इसी तरह से प्रयोग शुरू हुए थे जब निजी कंपनियां आगे आई थी, वैसा ही भारत में भी अब ये शुरू हुआ है। तो ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बिजनेस, खासतौर पर जो स्पेस पर ले जाने वाला है, चाहे वो सैटेलाइट हो या अन्य उपग्रह किसी तरह के हों, अभी तक इसरो लेता था, प्राइवेट कंपनियां भी ले सकेंगी। अहम बात ये भी है कि जो रॉकेट की बनावट है वो करीब 23.5 मीटर ऊंचाई है, यानी कि 7 मंजिला इमारत के बराबर है और 40 टन वजनी रॉकेट है। इसकी पूरी संरचना हल्के कार्बन कंपोजिट ढांचे से तैयार की गई है और इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और अंतिम चरण में एक 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन भी शामिल किया गया है। अगर पेलोड क्षमता की इसमें बात की जाए तो ये रॉकेट 350 किलोग्राम तक के पेलोड को 450 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। और इसके साथ ही विपिन, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये रॉकेट एक एडवांस ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उड़ान के दौरान स्वायत्त रूप से निर्णय ले सकता है। और अगर आप ये देखें कि ऑब्जर्वेशन किस तरह से करेगा, तो इसमें नैनो सैटेलाइट्स हैं और कॉस्मोसॉर्ब है और इसके अलावा इसमें विशेष कलाकृतियां भी बनाई गई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 18 कैरेट सोने से बना इसमें एक माइक्रो रॉकेट भी भेजा जा रहा है, जिस पर वैज्ञानिक सीवी रमन, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म आकृतियां उकेरी गई हैं। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम लिखा हुआ एक विशेष संदेश कार्ड भी अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। जी विपिन। पीयूष, ये भी बताइएगा, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, आने वाले दिनों में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी इस लॉन्च के बाद? और निवेश की बात करें या फिर इस क्षेत्र में तकनीकी नौकरियों की बात करें तो उसमें कैसे इजाफा होगा? बिल्कुल प्रगति, देखिए, जो अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत ने उसी समय प्रगति काफी हासिल कर ली थी जब पहली बार मंगलयान भेजा गया और उसके बाद हमने अंतरिक्ष में कई और सफलताएं हासिल की। अब आप चाहे चंद्रमा पर जो हमारा सिस्टम था वो भेजने की बात करें, और या फिर उसके बाद जो एक ऑर्बिटर भेजा गया था हमारा, जो सूर्य की ताप को और उसके अलावा अन्य शोध के लिए भेजा गया था, तो हम काफी समय, करीब 4 साल पहले से इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां भी
इस दिशा में आगे बढ़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो इसरो है वो और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनियां भी इसमें आगे आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपग्रह हैं वो भेजने का एक तरह से काम हमें मिलेगा और बड़े पैमाने पर इससे नौकरियां और रोजगार सृजित होंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र जब आगे बढ़ेगा तो सिर्फ एक रॉकेट बनाना ही नहीं शामिल है, उसके पार्ट्स बनते हैं, उसके अलावा तमाम वैज्ञानिक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। और खास बात यह है कि इसरो की जो पहल मंगलयान से शुरू हुई थी, अब उसे निजी क्षेत्र भी धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल करेगा। जी प्रगति। बिल्कुल, और अमेरिका के बाद भारत भी इस क्षेत्र में बढ़ता नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है पीयूष की जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस क्षेत्र में अब लॉन्च हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें भी प्रतिस्पर्धा आएगी। और जिस तरह से सफल प्रक्षेपण हुआ है उसके बाद और भी कंपनियों के इसमें आगे आने की संभावना है और ये भारत के लिए एक बड़ा कदम भी होगा। किस तरह से आप देखते हैं और क्या आगे भी संभावना आपको नजर आ रही है? किस तरह से प्राइवेट पार्टिसिपेशन और इसमें बढ़ने की संभावना आपको नजर आ रही है? बिल्कुल विपिन, देखिए स्काई रूट एरोस्पेस ने इसमें कदम आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा तमाम निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो इसरो के साथ पहले से ही इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो निजी क्षेत्र की कंपनियों के हैं, लेकिन वो समय समय पर सहयोग देते हैं इसरो को। और अब जबकि आप देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र का एक तरह से पूरा का फुल फ्लेजेड जब ये लॉन्च शुरू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत का निजी कंपनियों का जो हिस्सेदारी है वो भी आगे आएगी। और साथ ही इसरो तो अपना लगातार काम कर ही रहा है, उसको भारत के विकास से संबंधित और अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में आगे बढ़ने से संबंधित आप जितनी बधाई दे सकते हैं वो कम होगी, क्योंकि ये शुरुआत बहुत छोटे रॉकेट लॉन्च से हुई थी और आज से 46 साल पहले भी हमने एक रॉकेट लॉन्च किया था, वो आज ही का दिन था। और आज जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं अब इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो आप ये समझ सकते हैं विपिन कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, खास तौर पर निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए, क्योंकि अब इसरो ने उन्हें स्पेस दिया है और अब देखना यह है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां इस स्पेस में कितना कीर्तिमान स्थापित करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, और वैश्विक लॉन्च बाजार में हिस्सेदारी की बात करें तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम वैश्विक तौर पर देखते हैं, स्टार्टअप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफा जिक्र कर चुके हैं, इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं और वो हर एक क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात करते हैं। लेकिन यहाँ तो हम इसरो की बात कर रहे हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट करना और उसे सफल बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल प्रगति, देखिए इससे पहले नवंबर 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन इसरो का ज्यादा था, वो पूरी तरह से निजी क्षेत्र का नहीं माना जा सकता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब जो शुरुआत हुई है उसमें पार्टिसिपेशन इसरो का जरूर है, क्योंकि आप लॉन्च पैड अगर देखेंगे तो वो इसरो का है, बाकी सारा प्रबंधन इसरो का है। क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से निजी क्षेत्र की कंपनी पर नहीं छोड़ा जा सकता था और जितना उनको इम्पोर्टेंस और जितना काम उनसे लिया जा सकता तो वो इस बार लिया गया है। देखना यह है कि प्रतिस्पर्धा जब आगे बढ़ेगी तो किस स्तर पर कंपनियों में प्रतिस्पर्धा होगी और उससे कितना रोजगार सृजित होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में हमें कितना काम मिलेगा। क्योंकि अभी भी इसरो बड़े पैमाने पर बहुत सारी ऐसे उपग्रह लॉन्च करता है अपने रॉकेट से जो अन्य देशों के होते हैं, और ऐसी स्थिति में जबकि हमारे सामने अब निजी क्षेत्र भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अन्य देशों के निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे और वो अपने उपग्रह भी अब अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत की सेवाएं लेंगे। जी प्रगति। इसके अलावा पीयूष बात ये भी, जब हम विजुअल्स देख रहे हैं, जो तस्वीरें वहां से आई हैं
बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो इस लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद थे। एक तरह से उनके आंखों में भी सपने को डालने की कोशिश है और संभावनाएं उनके लिए भविष्य में बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि लिमिटेड कंपनीज और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी की बात कही जाती है, लेकिन जब ज्यादा कंपनी होंगी, ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, तो बच्चों और युवाओं के लिए भी भविष्य में मौके सामने आने की बात कही जा रही है। क्या आपको लगता है कितनी बड़ी संभावना भारत की युवा शक्ति के लिए इस प्राइवेट सेक्टर के इस एरिया में आने के बाद आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल विपिन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब निजी क्षेत्र अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो जिन लोगों को इसरो में मौका नहीं मिल पाया है, जाहिर सी बात है कि उनका पार्टिसिपेशन निजी क्षेत्र में आगे आएगा। और देखिए, रचनात्मकता और खास तौर पर अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में रुचि रखने वाले जो बच्चे हैं उनको इससे प्रोत्साहन मिलता है। चाहे मंगलयान का लॉन्च हो और चाहे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का लॉन्च हो, सभी लॉन्च में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लोगों ने जाकर के वो लॉन्च देखा। खास तौर पर विज्ञान क्षेत्र से जुड़े जो हायर एजुकेशन के बच्चे होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब निजी क्षेत्र इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को इसरो में मौका नहीं मिल पाया उन्हें निजी क्षेत्र में मौका मिलेगा और वो रोजगार पाने के साथ अपने सपने को भी पूरा कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए और देखना ये होगा कि ये प्रतिस्पर्धा कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और भारत सरकार इसमें कितना सहयोग देती है। चूंकि सरकार के सहयोग के बाद ही ये पहला मौका सामने आया है। अगर निजी क्षेत्र को किसी भी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं दिया जाता तो जाहिर सी बात है कि आज ये दिन हम नहीं देख रहे होते। तो ऐसी स्थिति जब सरकार ने यानी कि ऐसी जमीन तैयार की जहां पर निजी क्षेत्र को भी मौका मिले, तो अब देखना ये होगा कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जो अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियां सामने आती हैं उनको भारत सरकार किस तरह से आगे बढ़ाती है और इस प्रतिस्पर्धा का भारत के लोगों को और भारत के अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र को किस तरीके से लाभ मिलता है। जी विपिन। बिल्कुल। और पीयूष, जो हम छोटे और मध्यम उद्योगों की बात करते हैं, एमएसएमई विजन की बात करते हैं, इससे तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी एक नई उम्मीद जगेगी, उनके लिए भी विजन बढ़ेगा। और साथ ही स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। तो स्पेस इकोनॉमी में कैसे फायदा हो सकता है और भारत की इकोनॉमी को कैसे लाभ मिल सकता है? इसरो ने स्पेस इकोनॉमी में नए कीर्तिमान भारत में स्थापित किए और इस कीर्तिमान को स्थापित करने के साथ जब भारत सरकार ने और इसरो ने निजी क्षेत्र को मौका दिया है तो जाहिर है कि जब इस दिशा में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियां इसमें शामिल होंगी और अन्य देशों की निजी कंपनियों के जो उपग्रह हैं या फिर उनकी तकनीक के साथ हम भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र का अर्थव्यवस्था है और उसमें अर्थव्यवस्था का जो पार्टिसिपेशन है, जाहिर सी बात है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूं तो करीब 1.5 लाख करोड़ का हमारा जो पार्टिसिपेशन है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र से वो लगातार आगे बढ़ रहा है। एक बड़ी खबर और अपडेट है, फिलहाल काउंटडाउन को रोक दिया गया है। विक्रम 1 की लॉन्चिंग से जुड़ी ये अपडेट की उड़ान में फिलहाल थोड़ी देर की देरी है। आज पहली लॉन्चिंग थी, काउंटडाउन को किसी तकनीकी समस्या के चलते रोका गया है। प्राइवेट रॉकेट, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट, उसकी आज लॉन्चिंग और आज भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा कदम है। यह पहला गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ये पहला उड़ान भरना था इस प्राइवेट रॉकेट को, लेकिन थोड़ी सी देरी नजर आ रही है और काउंटडाउन को रोका गया है।